पिताजी एक साधारण व्यक्ति किराना शॉप का काम करते थे, क्योंकि दादाजी खेती करते थे। उसके बाद पिताजी ने खेती को नहीं अपनाया, केवल किराना शॉप को अपनाया। और उस टाइम पर वो 60-70 रुपए की उनकी मंथली आय थी, जिसके कारण हम 7 बहन और भाई, जिसकी पढ़ाई खर्चा उन्हीं में, उसमें शादी निकालना। आज मैं जो आपके सामने कुछ बात करने का मौका मेरे को मिल रहा है, उसका मकसद भी यही है कि जो मेरे जीवन में मैंने कुछ, मैं ये कह सकता हूं कि गलतियां की है, मैंने उन गलतियों को कैसे ताकत बनाया, उसके ऊपर कैसे एक गलती को अपॉर्चुनिटी बदली, वो मैं आपसे यहां सोचा कि शेयर कर लूं, शायद किसी के कुछ काम आ जाए। तो उनको यहां पर बताने के लिए आज मैं इस मंच पे खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये जो सीधी सादी बातें मैं आप सब लोगों से करना चाह रहा हूं, वो एक जीवन का एक अनुभव है। कोई लेक्चर नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई किसी तरह का शिक्षा नहीं, एक अनुभव है जो मैंने जिया है और कहां से कहां एक यात्रा शुरू करी और कहां पाया। मैं अब आज जो खड़ा हूं एज ए चेयरमैन अग्रवाल पैकर मोर्स लिमिटेड। पूरे हिंदुस्तान भर में 140 ब्रांचें हैं, पूरे वर्ल्ड में 182 कंट्री में फ्रेंचाइजी है। आउट ऑफ 182 8 कंट्री में हमारे ओन रजिस्टर्ड कंपनी अग्रवाल पैकर मोर की ओन ब्रांचेज है। अप्रोक्सीमेटली 1800-1900 ट्रक है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 6-7 हज़ार लोग काम करते हैं। 20 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा हमारे वेयर हाउस है जहाँ होम स्टोरेज रखा जाता है। ये सब एक 87 से लेकर आज 2024 की जर्नी तक खड़ा हुआ और नॉट ओनली एक बिजनेस खड़ा किया, मगर साथ में एक लोगों का ट्रस्ट भी खड़ा किया। बेस्ट ये है कि लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा खड़ा हुआ। मैं जब अपने बारे में जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, तो मैं एक बार मेरी पास्ट में जाऊंगा, जहां मैं बचपन, जहां मेरा पला बड़ा हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। 1962 में पैदा हुआ। हरियाणा में एक गांव है नलवा, जो आजकल जिला हिसार में है। आपने नाम सुना हो ओपी जिंदल जी, वो मेरे गांव के ही है। न केवल गांव के, हमारी दीवार भी एक साथ ही लगती हुई है, एक ही मतलब बिल्कुल पड़ोस में ही है, कह सकते हैं। और शिक्षा दीक्षा वहाँ से ली। बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ। दादाजी खेती करते थे, पिताजी ने खेती के बाद छोटी सी किराना शॉप शुरू की। जब मैं याद कर रहा हूँ 72 का, वो 71 की लड़ाई के बाद का दिन, तो वहाँ पर जो उनकी, यदि आज मैं कहूँ, क्योंकि पुरानी बहिया हमारे रखी हुई है, जब उसको मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो लगता है कि वो उस ज़माने में 60-70 रुपये प्रति माह के अंदर अपना परिवार पालते थे। हम 7 भाई बहन हैं और उनका गुजारा कैसे चलता था। और बड़े खुश परिवार कह सकता हूँ, हम गांव का एक अच्छा खुश परिवार था। जब मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी, शिक्षा दीक्षा स्कूल के अंदर 7वीं-8वीं क्लास में हुआ। जब मैं 9वीं-10वीं क्लास में 78 में आ गया, तो बड़े भाई गांव छोड़कर हैदराबाद चले गए थे। और उस टाइम तक मेरा कोई ज़्यादा किसी तरह का क्या बिजनेस होता है, पिताजी का क्या चीज़ होती है, वो कोई ज़्यादा पता नहीं था। जब उस टाइम पर भाई साहब हैदराबाद चले गए थे और पिताजी ने थोड़ा सा काम संभालना कम कर दिया था, पर उसके जाने के बाद उनको एक चिंता दिखाई दी कि उस टाइम पर पिताजी के पास जब वो गए, एक 8,000 रुपये का लोगों की कर्जदारी थी। क्योंकि जब किराना शॉप में जहाँ से वो सामान लाया करते थे, वो एक बार बेचा, फिर 1 महीने के बाद दे दिया, फिर बेचा, फिर दे दिया, इस तरह की वो थी। पर उनके जाने के बाद वो साइकिल बंद हो गई। तो वो 6 या 7 लोग थे, एक बार घर में आए, कहे कि भाई हमारा वो जो पैसा है वापिस करो। पिताजी बोले कि भी बेटा तो चला गया, वो कमा रहा है वहाँ पर, जब उससे मिलेगा तो वापिस करेंगे। तो मैं भी वहाँ बैठे बैठे पढ़ रहा था, क्योंकि हमारी नीचे दुकान होती थी, ऊपर मकान होता था। तो मैं जब देखा कि पिताजी की थोड़ी सी एक ऐसा है कि वो ना कैसे करे
और हाँ करेंगे तो वो कैसे दे। तो मैंने कहा, पिताजी को हम बापूजी बोला करते, बाबू चिंता मत करो, कितना देना है इनका? बोला बेटा इनका 8,000 रुपये देना है। तो मैं छोटी सी आयु का एक लड़का मैं बोलता कि भैया 8,000 तो आपको मिलेंगे, मगर आप ये जो ब्याज और ये कुछ लगा रहे हो ना, ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये भी 8,000 रुपये आपके हम आराम से किस्तों में देंगे, और मैं अब किसी तरह से पिताजी की मदद करूंगा और मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करूंगा, आप हमारा जो देना है सामान वो कंटिन्यू रखो। तो उनको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस हुआ। तो मैंने कहा कि हर हफ्ते आपको 4 आदमी थे, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये देंगे। एक छोटी नोटबुक लाया 10 रुपये की, उस पर लिखना शुरू किया, मेरे इतने बाकी, मेरे इतने बाकी, मेरे इतने बाकी, और हर हफ्ते उसके अंदर 100 रुपये यानी कि 400 रुपये हफ्ता उनको देना शुरू हुआ। महीने के आप सोच लो कि करीबन 1600 रुपये हुए, और वो इस तरह वो कर्जा 5-6 साल में उनका पूरा हो गया। और मेरे को उस कर्जे देने से लाभ क्या हुआ कि मेरे को कमा के देना था, तो मेरे को बिजनेस करना आ गया, छोटा सा बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कि मैं शहर से सामान लाता था, एक साइकिल मैंने किराए पर ले ली थी एटलस की, और उस साइकिल के ऊपर 2-3 बैग भरकर, एक में कोई भुजिया, एक में चाय पत्ती, एक में कुछ आइटम, एक में बिस्किट, वो 6-7 गांव में जाता था और उनके पास रख के आता था। अगली बार उन्होंने जो बेच लिया उनका पैसा वापस ले लिया और नया सामान फिर रख दिया। इस तरह से मेरे पास उस जमाने के अंदर हफ्ते के अंदर जो करीबन 78 या 79 की बात है, 400-500 रुपये मैं सारी मेहनत करके कमाने लग गया था, जिसमें से घर का खर्चा भी चलने लग गया, मेरी पढ़ाई भी चलने लग गई, और उनका जो कर्जा था वो दे दिया। अचानक मैं कई बार, मेरा हमेशा ही इच्छा थी कि मैं डिफेंस में जाऊं, तो कई बार कोशिश की आर्मी में जाऊं, कई बार कोशिश की, पिताजी ने मना कर दिया था कि बेटा देखो आप मेरे बिल्कुल सब कुछ संभालने वाले हो, तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो एक बार फिर जिद करके मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा और जीजाजी को कहा कि मैं भारतीय वायुसेना में एग्ज़ाम लिखा, मैं पास भी हो गया और मैं जाना चाहता हूँ, पिताजी मना कर रहे हैं। तो वो बेंगलोर रहते थे, वो बेंगलोर से दिल्ली आए और फिर मेरे गांव में आए हरियाणा में, कहा कि आप मना मत करो, इसको जाने दो, इसकी इच्छा है। बोला बेटा मैं जाने दूंगा तो आजकल क्या है कि डिफेंस में जाकर लोग वहाँ पर थोड़े से बिगड़ जाते हैं, मेरे ये मांस मीट खाना, शराब पीना ये कल्चर नहीं है। वहाँ कहते हैं कि अक्सर ही देखो सरपंच है हमारा गांव का, वो भी मिलिट्री में था, उसको भी ये आदत पड़ गई। तो मैंने पिताजी के हाथ लगा कहा कि न तो कोई मांस मीट के हाथ लगाऊंगा, न कभी शराब के हाथ लगाऊंगा, अब बताओ। बोला अब बेटा चला जा। और ही हैज़ गिवन ए परमिशन टू मी, एंड अल्टीमेटली मेरी वहाँ से एक अपने खुशी की अलग लहर छिड़ गई और मैं इस तरह से भारतीय वायुसेना में 1980 में MTI मद्रास पहले ट्रेनिंग सेंटर में मैं पहुंच गया। वहाँ गांव का विद्यार्थी था, हिंदी बोलनी भी बराबर नहीं आती थी। मैं मतलब यहाँ कहते हुए खुशी हो रही है कि जब मैं पास आउट हुआ, आउट ऑफ 542 स्टूडेंट्स आई वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट कैडेट, नेक्स्ट रैंक एक्स्ट्रा एडिशनल रैंक और बेस्ट इन ट्रेड। इस तरह से मैं पास होकर मेरी पहली पोस्टिंग हुई वन विंग श्रीनगर। फिर मेरे को श्रीनगर भेज दिया गया, काम करते रहे। कोई भी, जब मैं सेक्शन कमांडर का जब एक सेक्रेटरी बन गया तो लोग भी अब कुछ भी हो पूछने आएंगे, तो वो एक अलग अनुभव की वहाँ पर अनुभूति हुई। और ऐसे करते करते 5-6 साल भारतीय वायुसेना में बीते। कई ऐसे ऐसे नए काम हुए भारतीय वायुसेना में जो आज मेरी खुशी होती है कहते हुए कि मेरा जो सेक्शन कमांडर कभी भी कुछ भी काम हो, कोई भी इमरजेंसी का, वो एक में कहता वो है क्या, बोला हाँ बुलाओ उनको। मतलब उसको लगता था कि मैं खड़ा हो गया तो सोल्यूशन मिल गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो इट्स ऑल बीइंग सॉर्टेड आउट। डिफेंस में रहते ही जैसे हमारे ऑफिसर थे, उनसे मिलना जुलना होता था, तो वहाँ मैंने देखा कि जो सबसे पेनफुल एरिया होता है वो था जब वो लोग शिफ्टिंग करते थे। जब किसी का प्रमोशन हो गया खुशी होती थी, पर साथ के साथ उनको एक तकलीफ होती थी कि यार सामान जाएगा कैसे। मेरे को कोई इस शिफ्टिंग का अनुभव नहीं हुआ था, पर वहाँ उनकी जो दुख था, जो पेन था, वो मैंने बड़ी बारीकी से देखा। और देखते देखते जब मैं घर गया छुट्टी, तो वहाँ छुट्टी गया तो वहाँ पर
उस टाइम पर पिताजी के पास में, पिताजी एक छोटा सा हैदराबाद में 1986 में जो उनकी पूंजी थी वो हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे, तो एक दो गाड़ियां उन्होंने किसी की फाइनेंस कर दी थी, और गाड़ी फाइनेंस कर दी तो गाड़ी वाले उनके पास आया करते थे। तो मेरे को उन गाड़ी वालों से बातचीत करके थोड़ा सा अनुभव हुआ कि भाई गाड़ी भी कोई लोग चला सकते हैं। उससे अनुभव लेता हुआ मैंने सोचा कि क्यों ना वो शिफ्टिंग वाला काम एक गाड़ी भारतीय वायुसेना में लगा दूं तो अपना काम चल जाएगा। और इस तरह से 1986 में मैंने भारतीय वायुसेना से वीआरएस लिया और मैं वापिस पिताजी के पास हैदराबाद आ गया। हैदराबाद आने के बाद मैं 2-4 महीने तो खाली रहा क्योंकि मेरा किसी काम में मन नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह की जो गाड़ी चलती थी उनमें ड्राइवरों से जब बात होती तो मेरे को लग रहा था कि ये तो मतलब आई कैन नॉट से मोर देन दिस, कि वो मतलब सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलना, कहाँ गए थे झूठ बोलना, पुलिस मिल गई झूठ बोलना, लेट हो गए झूठ बोलना, मतलब ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब एकदम अलग ढंग का मोल था। तो वहां से भी मन उठ गया। मगर मेरा एक डिप्टी कमांडर भारतीय वायुसेना का जो श्रीनगर में था, जब उसका मेरा अच्छा प्यार था, वो ट्रांसफर होकर हैदराबाद आ गया, एससी गुप्ता जी। मैं वहां दौड़ा दौड़ा गया, मुझे पूछा क्या करते हो, मैं बोला जी अभी तो कुछ नहीं करता। वो वर्ड मैं बताऊंगा कि मैंने क्या बोला कि मैं अभी झक मार रहा हूँ। बोला ये क्योंकि मारने का काम होता है क्या, मतलब कोई काम ही नहीं तो क्या करूं मैं, पर कुछ करूंगा, अच्छा करूंगा। बात करते करते मतलब कि पत्नी भी थी, तो एक ऐसा माहौल बना कि गुप्ता जी ने कोई बस ये कर लो वो कर लो, मतलब ये समझ में नहीं आता। तो जब बात करते करते ये लगा कि पिताजी एक दो ट्रक का फाइनेंस करते हैं, ट्रक वालों से मिलना जुलना है, तो उसमें से बात निकली क्यों ना आप यहाँ पर इतने ऑफिसर है 100-150, हर हफ्ते एक ऑफिसर ट्रांसफर होता है, व्हाई डोंट यू टेक देयर पैकिंग मूविंग। मतलब काम तो मेरे को नहीं आता, मतलब ये कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है, करोगे तो आ जाएगा, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मैं बोला जी इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो काम आता नहीं। मैं वहां से घर आ गया। छोटा भाई मेडिकल करता था, तो मैंने उसको रात को चर्चा करी, मी राजेंद्र कल मैं गया था एयरफोर्स स्टेशन एकेडमी और ये बात चली और इस तरह का काम मिलने का चांस है, कैसे करूं। वो बोला कि काम कर, मैं साथ में चलता हूं। मैं बोला चलो, यहाँ से मलकपेट से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से एयरफोर्स की बस मिलेगी। बोला यार स्कूटर पे चलते हैं। मतलब स्कूटर के पैसे तेरे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट था। हिम्मत करके माँ से 10-15 रुपये ले लिए हमने। स्कूटर में हमने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया और वो स्कूटर लेकर हम वहाँ से निकल गए। स्कूटर का नंबर भी याद है, AEY 5299। वो आज तक वो स्कूटर मेरे पास रखा हुआ है, मेरी धरोहर है, जिसके कारण मैंने पहला करियर शुरू किया था। हम एयरफोर्स स्टेशन पहुँचे। मैंने कहा कि सर ये देखो छोटा भाई है, मेडिकल पढ़ता है, और जो आपने कहा वो प्रोपोजल एक बार इनको समझाओ ना। तो भाई ने कहा कि भाई रमेश काम कर लेंगे और मैं भी आपके साथ कर लूंगा। तो मैंने क्या साथ कर लेगा, तू मेडिकल कर रहा है, मतलब कल से छोड़ दी, और जो किताब के पैसे जो बिकेगी वो पैसा आपके इसमें लगा दूंगा। और वहीं बैठे बैठे गुप्ता जी के घर में एयरफोर्स स्टेशन डुंडीगल में हमारी कंपनी का नाम हुआ अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर 1987 में। बाद में 1 साल के बाद या 9-10 महीने के बाद हमने कहा कि हाउस होल्ड कैरियर कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा बिजनेस के साथ, व्हाई डोंट वी चेंज द नेम, दैट्स कॉल्ड अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। अब वो प्राइवेट लिमिटेड बनी, फिर अब लिमिटेड बनी। तो इस तरह से वो जर्नी शुरू हुई और वहाँ से काम शुरू हुआ। पहले ऑफिसर का सामान हमको एक वही उसी कैंपस से विशाखापट्टनम का सामान मिला था, और हमने खुद, मैं छोटा भाई, सामान मोल लिया, कहीं से बोरी, कहीं से घास, कहीं से सूतली, कहीं से सुआ, और जैसा पैक किया वैसे पैक किया। उस व्यक्ति ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि आप अच्छा पैक नहीं कर रहे, हिम्मत बढ़ाई, नहीं सीख जाओगे, यस यू आर डूइंग। और उसमें से हमने 150 रुपये कमाए। फिर दूसरी हमने बालासोर का बुकिंग करी। एयरफोर्स से बालासोर एक जगह है, ये आई थिंक उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर, उसका काम किया। और ऐसे करते करते हमारी वो एक पैकिंग मूविंग की कंपनी शुरू हो गई हैदराबाद से। और फिर हमने 2-3 आदमी भर्ती किए
भर्ती करने के बाद भाई को मैं बोला कि भाई देखो, हैदराबाद एक लिमिटेड शहर है, मैक्सिमम लोग जाते हैं दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, पंजाब, और वो वापस भी आते होंगे। तो जब दिल्ली चंडीगढ़ जाते हैं तो उनको वहां पर अनलोडिंग की फैसिलिटी, डिलीवरी की फैसिलिटी, उनका घर में सामान खोलना करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या ऐसा कर सकते हो कि मैं वहां चला जाऊं और तुम यहां रह जाओ? बोला नहीं नहीं, उस टाइम तक मेरी शादी हो गई थी 87 में। तो ना कि तुम यहां रहो, क्योंकि योर वाइफ इज आल्सो फ्रॉम हैदराबाद, तो मैं वहां जाता हूं। छोटा भाई दिल्ली आ गया, मैं हैदराबाद रह गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर भी उससे क्यों ना काम शुरू हो गया। पर हैदराबाद से और दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद, क्योंकि एक यहाँ जो आंध्रा बैंक था उसके एक ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा कि भाई आप लोग सुना है पैकिंग मूविंग का काम करते हो, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, तो क्यों ना मेरा काम कर लो। तो हम बोले साहब कर लेंगे। तो उसके बाद हमने आंध्रा बैंक के साथ जुट गए। उस टाइम पर एक दो पैकिंग मूविंग कंपनी काम करती थी जो बैंकों का काम करती थी। आप देखो अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। वो पैकिंग मूवी कंपनी जो काम करती थी वो संडे को छुट्टी करती थी, और हर अफसर को संडे को काम ज्यादा होता है क्योंकि छुट्टी मिलती है। तो हमने क्या कि भी संडे को तो हम सुबह 6 बजे लग जाते थे काम करने पर और रात के 12 बजे तक करते थे। तो जो कुछ लोग जो मोनोपोली थी, जो संडे को नहीं करता था, तो उनके काम हमारे पास आने शुरू हो गए। और एक दो लोग तो ये बोले कि नहीं, ये देखो संडे भी करते हैं, मंडे भी करते हैं, सारा काम इनको दो। मतलब ऐसे लगे कि वो हमारी वकालत करते हैं, और हमारा काम उस टाइम बढ़ता गया। मैं फिर हैदराबाद, छोटा भाई दिल्ली, और फिर 91 के अंदर बड़े भाई किसी कंपनी में सर्विस करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई यदि काम चल पड़ा तो हम बम्बे में शिफ्ट हो जाएंगे, लेट अस स्टार्ट बम्बे। मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली वाला भाई बम्बे चला गया। जो बड़ा भाई जो ज्वाइन किया था 91 में, नाउ ही टेकन ओवर एज ए हैदराबाद। तो हमारे 3 जगह हो गई, और ऐसे करते करते एक साल में हमारे 16 से 18 ऑफिस हो गए थे, और 3 साल में हमारे 25 से 30 ऑफिस हो गए थे। आज वी हैव 140 प्लस ऑफिस। ये हमारी वहां से जर्नी हुई 91 से। अब मुश्किलें, हर्डल एक नहीं अनेकों आती रही। जब मैं दिल्ली में आया तो उस टाइम पर मेरे पास करीबन 15-16 स्टाफ थे, और मैं मिलिट्री का एक व्यक्ति, दूसरा जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं हाउस होल्ड शिफ्टिंग, मेरा काम है B2C, यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स भी कौन से, कोई मिलिट्री ऑफिसर, कोई हाई रैंक का ऑफिसर, कोई बैंक ऑफिसर, जो वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम, डिसिप्लिन, इस टाइप के व्यक्ति। जब मैं मेरे लोगों से काम कर रहा था तो उसमें देखा कि एक कैटेगरी है हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जैसे मैंने भर्ती किए थे, किसी ने कहना कि गाड़ी कब पहुंचेगी, वो कहता अरे पहुंच जाएगी भाई, दोबारा फोन करता, हाँ पहुंच जाएगी शाम तक। तो मैंने कहा कि गाड़ी भेज दी आपने क्या? बोला नहीं भेजी। तो आप कैसे कहते हो शाम तक पहुंच जाएगी? अरे शाम तक नहीं तो कल पहुंच जाएगी। तो मैं उससे बात करा कि आप झूठ क्यों बोलते हो? बोला सर ये ट्रांसपोर्ट लाइन है, इसमें तो झूठ बोला जाता है। मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये पैकिंग मूविंग कंपनी है, ये ट्रांसपोर्ट से हटकर है। बोला जी आप राम कहो, श्याम कहो, ये कहो, वो कहो, है तो वही है, तो ट्रांसपोर्ट ही। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम? माल तो ढो रहे हैं लोगों का। मैं बड़ा चिंतित सा हो गया कि यार इस तरह से तो ये काम चलेगा नहीं, और इन झूठों की फौज के साथ मैं लंबा नहीं खींच पाऊंगा। एक दिन जो यू टर्न मेरा हुआ, मैं वहां से आपको ध्यान दिलाऊंगा कि पहाड़गंज में मेरा ऑफिस था, मैं प्रशांत विहार रोहिणी रहता था, और वहां से मैं निकला, और निकलने के बाद तांगा स्टैंड पहाड़गंज के पास में मैंने 15-20 स्टाम्प पेपर लिए 5-5 रुपए वाले। वो ले जाकर कंपनी में जितने लोग बैठे थे सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा कि भाई देखो कुछ चर्चा करनी, आ जाओ आज। बोला जी बताओ। बोला कुछ चीज आज अपन ओथ लेंगे, जिसको दिल से ओथ लेनी है वो मेरे साथ खड़ा रहे, नहीं लेनी उसको कोई ज्यादा दबाव नहीं है, इट इज योर चॉइस। बोला ठीक है। सब लोगों को पेन कॉपी दे दिया, एक एक को स्टाम्प पेपर दे दिया, लिखो मैं सोनसो सनोप सोनसो
आपकी कंपनी में इस कार्य पद पे काम करता हूं। लोगों ने लिख दिया। तो मैं आज एज ए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आपको हिदायत देता हूं कि कभी भी जाने अनजाने में झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब सब बोलना तो पड़ेगा, मतलब जिसको इच्छा है तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है सब, आप बोल रहे तो नहीं बोलेंगे झूठ। सब ने लिख दिया कि हम जाने अनजाने में, आज हमारे डायरेक्टर ने कहा कि झूठ मत बोलना, तो हम ओथ लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं भाई तीसरा वाक्य थोड़ा सा बड़ा मतलब कठोर है। अच्छा लगे तो लिखना, मन में भाई तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। फिर भी आप झूठ बोलोगे तो उसका दोष पाप जो भी लगेगा अग्रवाल पैकमूर को न लगकर उसको खुद को लगेगा, उसके परिवार को लगेगा, जो भी उसको सिखाया है उसको लगेगा, मगर अग्रवाल पैकमूर का दोष नहीं लगेगा। मतलब सब ये तो नहीं लिख सकते, मैं तुम्हारी मर्जी, मत लिखो। तो उसमें से एक धर्मपाल शर्मा, वो छोड़कर किसी ने नहीं लिखा। मैंने सारे से पेपर वापस ले लिए। धर्मपाल शर्मा का भी उसमें था और बाकी लोग थे। और अगले दिन जब मैं वापस आया वहां पर, तो मैंने धर्मपाल शर्मा का फोटो बोर्ड पे लगाया, कहा कि ही इज ए प्रमोटेड नेक्स्ट और 8% का इंक्रीमेंट एंड ये कंपनी की एसेट है। वो 93 का दिन है, आज का दिन है। वी हैव मोर देन 6 to 7,000 पीपल वर्किंग इन आवर कंपनी। किसी को कहें रिवॉल्वर दिखा रहे, झूठ बोल दो, कहेंगे भैया काम छोड़ देंगे, पर झूठ नहीं बोलेंगे। वो सच की एक ऐसी पद्धति चालू हुई कि वो आज मेरी ताकत बनी। और वही कारण है हम 1,60,000 लोगों का एक साल में शिफ्ट करते हैं। बीइंग ए नंबर 1, नॉट ओनली इंडिया, वी आर ग्लोबल नंबर 1, वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवर्स। इतने सालों में वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवर बन गए। और जो नंबर 2 कहोगे, कहा तो 1,60,000, मैं समझता हूं कोई 15-16,000 का भी शिफ्टिंग नहीं करता होगा। इतना बड़ा एक डिस्टेंस पैदा कर दिया। क्यों? कि एक ताकत हमारे पास है। सच की क्लाइंटों को मतलब मन में ऐसे घुस गए कि एपीएमएल दे नॉट ओनली कैरी गुड्स बट इवन दे कैरी इमोशंस। तो हमारा नाम पड़ गया इमोशंस कैरियर। उसके बाद तो फिर आगे पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आपको खड़ा करता है। एक दिन होता है हमारे, दैट्स कॉल्ड मंथन डे। उस दिन होगा क्या, हर महीने के 4 तारीख को हम क्या करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, मंथन डे। टाइम फिक्स है 8:30 AM और 9:30 खत्म हो जाता है। कौन होंगे फ्लोर के जितने भी वर्कर्स, लाइक पैकर्स, लेबर, सुपरवाइजर्स, डिलीवरी सुपरवाइजर, सब लोग बैठेंगे। उसके साथ मैं भी बैठूंगा। विल हैव कप ऑफ टी, चाय, और उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्लाइंट ने कभी कोई ऐसा कंप्लेन तो नहीं किया, क्लाइंट को कभी पेन तो नहीं हुआ। तो उसके अंदर चर्चा होती है। और धीरे धीरे कर कोई चीज आ गई, मान लो 5 पेन हमको लोगों ने बताए, तो उस 5 पेन को एक वर्कशॉप में डाल देंगे एंड वो अगले 4 तारीख से पहले उनको 0 कर ही खत्म होना है। तो हमने सोचा कि जो हमारा लास्ट माइल का कर्मचारी है, जिसको बोलते हैं ट्रक ड्राइवर, वो उसका लाभ कैसे हो, उसका बेनिफिट कैसे करें। तो कंपनी के 25 साल पूरे हो गए थे। पूरे होने के बाद सोचा कि इस व्यक्ति को आज एक ट्रक चालक जो मोस्ट यूजफुल है मगर मोस्ट नेग्लेक्टेड है, इसको मान सम्मान कैसे मिले। जब स्टडी किया कि मान सम्मान इसको इसलिए नहीं मिलता कि हिंदुस्तान में 2012 की स्टडी के बाद एक मिला कि 1,38,000 1,38,000 लोग रोड हादसे से मर जाते हैं। डिफरेंट रीजन है, ड्राइवर ने शराब पी होगी, किसी ने लंबा सामान भर दिया होगा, बट एक मेजर रीजन है, वो है ड्राइवर्स रोड के ऊपर प्रॉपर्ली सो नहीं पाते। एक सामान्य ड्राइवर को 6 घंटे सोना चाहिए, बट वो सो पाता है एवरेज 2 घंटे 50 मिनट। और इस तरह से 26,000 जाने रोड एक्सीडेंट में नींद की वजह से चली जाती है। तो हमने कंपनी ने सोचा कि इसको ऐसा काम करे कि नींद दिलाई जाए। तो पहली बार हिंदुस्तान में एक निंद्रा केंद्र शुरू हुआ, निंद्रा दान केंद्र।
आपने अन्न का दान सुना होगा, धन का दान सुना होगा, कई जगह शरबत के दान भी सुने होंगे, कपड़ों का दान, भूमि का दान, और निद्रा दान के अंदर पहली बार सुना होगा। ये अद्भुत एक हमारी अलग तरह की CSR थी। और जयपुर अजमेर के बीच में एक जगह ढूंढी कि हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया कौन सा है, तो मालूम हुआ जयपुर अजमेर के बीच में दुद्दू एक जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। 34,000 ट्रक्स अप डाउन करते हैं एक दिन में 24 घंटे के अंदर। और उस जगह को हमने चिन्हित किया, वहाँ पर एक 50 एकड़ का टुकड़ा लेके हमने 12 एकड़ का एक केंद्र बनाया, जिसमें 200 चारपाई, उसमें पंखे, लैट्रिन, बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे नाई की सेवाएं, कपड़े धोने की मशीनें, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, और उसमें उन ड्राइवरों के लिए सारी फैसिलिटीज, लाइक वो हमारे मेहमान हैं, केवल उनको कहा करते भाई आपको 4 घंटे प्लस सोना होगा, और इस सोने से आपको यदि 4 घंटे सो लिए तो आपको थैंक यू का बिल, यानी कि कोई चार्ज नहीं होगा, ऑल कम्प्लीमेंट्री, नथिंग। और यदि नहीं 4 घंटे सोए तो देखो बिल दे दोगे आप। तो इस तरह से हमारी पर डे की अप्रोक्सीमेटली कोई 300-400 नींद शुरू हो गई, 10,000 नींद महीने की हो गई। और इस नींद के बाद मालूम हुआ कि 20 या 21 जाने अदरवाइज जाती थी। ये केंद्र ना होता, इस केंद्र के कारण 20-21 जाने बच गई। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक आवाज आती है कि काम शुरू करने से पहले क्या शुरुआत की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम की शुरुआत है। 2 चीज में से एक आवाज आएगी, शुरुआत की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की शुरुआत। यदि शुरुआत की प्रॉब्लम है तो गो अहेड, कंटिन्यू, कोई तकलीफ नहीं है, आप कवर अप कर लोगे। और प्रॉब्लम की शुरुआत है तो एग्जिट हो जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं तो आप नुकसान कर पाओगे। 2 में से एक सिलेक्ट करना है, एक तो ये कहूंगा। दूसरा, एक जो होता ना संयम, सहन शक्ति, सहनशीलता जिसको मैं कहूंगा, वो आपका सबसे बड़ा दुख का कारण बनती है, आपको आगे लेके नहीं जाती। कहते हैं अहंकार जिसको कहते हैं, संयम नहीं रखा, वो सहनशीलता नहीं होती। तो एक तो मैं कहा कि शुरुआत की प्रॉब्लम या प्रॉब्लम की शुरुआत में से एक छांटना। दूसरा, अपना सहनशीलता को अपना गुण का हिस्सा बनाना। और तीसरी चीज जो मैंने मेरे वक्तव्य में कहा है कि एक व्यक्ति कभी भी नहीं गिरता, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, यदि उसमें करुणा है तो। आज मैं यहाँ इस प्लेटफार्म पे आया और मैं मेरी तरफ से दिल से अमेठी यूनिवर्सिटी हरियाणा और श्रीमान राहुल जैन रिव्यू अड्डा, उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मेरी बात आप सब लोगों तक आज रखी, शायद किसी को कोई 1%, आधा % दिल दिमाग में आ जाए और जीवन बदल जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी कर्ज मुक्त हो जाऊँगा। तो उनका दोबारा आभार, पुनः आभार, और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।